हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। बीएड थर्ड सेमेस्टर में आप चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, यदि आप थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं तो यह क्लास आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इनका तो पेपर ही 8 जनवरी यानी कल को लगा हुआ है। ठीक है, इसमें आज की क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे। कितने? 10 क्वेश्चंस करेंगे जो सारे ही सुपर इम्पोर्टेंट रहेंगे। वो या तो पिछले साल पूछे जा चुके हैं या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है साक्षात्कार विधि, इसके मुख्य उपयोग और संक्षेप में इसको वर्णन करना है क्या है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा आपका धर्म परामर्श में सहसंबंध क्या होता है, धर्म और परामर्श में क्या संबंध होता है। तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा परामर्श के उद्देश्य क्या होते हैं, यह भी क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 हो गए। चौथा क्वेश्चन होगा आपका विद्यालय की निर्देशन सेवा संगठन का क्या अर्थ है, ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 हो गए। 5वां क्वेश्चन है हमारा शैक्षिक निर्देशन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यह भी क्वेश्चन आपका जो है पिछले साल पूछा गया है 2023 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा शैक्षिक निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। इनको हम, अगर आप पहली बात तो इनको आपने पढ़ ही रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा गया है व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है और इसको कवर करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है शिक्षा के विभिन्न स्तर, ये आपका 18-19 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है। यदि आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं डेफिनेटली जो लखनऊ वाले हैं उनको कई क्वेश्चंस यहाँ से एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और जो कानपुर वाले हैं इनका एग्जाम तो 4 दिन बाद आ ही रहा है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साक्षात्कार विधि जो होती है, साक्षात्कार विधि का मतलब इंटरव्यू, इसके उपयोग क्या है संक्षेप में बताना है, कम शब्दों में बताना है। और देखिए राइट स्टोन और क्रो एवं क्रो ने साक्षात के निम्नलिखित उपयोग बताए हैं। इंटरव्यू, साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू जिसमें आमने सामने बैठ करके विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। यह विधि समस्या के उचित समाधान में सहायता देती है क्योंकि इसमें सामने बैठ करके डिस्कशन हो जाता है, हैंड टू हैंड हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। इस विधि में अत्यधिक लचीली होने के कारण इसमें आवश्यकता के हिसाब से परिवर्तन किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पेपर नहीं है कि एक बार सेट कर दिया तो वही क्वेश्चन का आंसर बच्चे को देना है, बदले नहीं जा सकते हैं। अगर 10 क्वेश्चन दिए तो उन्हीं का आंसर देना होगा। ये आवश्यकता के अनुसार हम सामने वाले को देख करके उसके आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उसका व्यक्तिगत तौर पर हम उससे क्वेश्चंस अपने बदल भी सकते हैं। ये विधि विषय में सूझ उत्पन्न करने में उपयोगी है। यह विधि विषय में जो सब उस आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करती है। यहाँ पे विषय कौन है? जो इंटरव्यू देने आया है, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, उससे जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका दिमाग उसी तरीके से चलेगा, उस हिसाब से वो आंसर देगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। और यह समायोजन स्थापित करने की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि के द्वारा निदान और उपचार दोनों ही पॉसिबल हैं। यह विधि विषय के संबंध में संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने में उपयुक्त होती है। इस विधि से यह सरलतापूर्वक पता चल जाता है कि विषय की समस्या कब और किन कारणों से उत्पन्न हुई और किस स्थिति में हुई है। विषय का मतलब है जो इंटरव्यू देने आया है बालक, उसकी समस्या कब और किन कारणों से उत्पन्न हुई, किस स्थिति में हुई। इस विधि के द्वारा विषय को यानी बालक को अपनी समस्याएं प्रकट करने का उचित अवसर मिल जाता है। इस विधि के द्वारा बालक की समस्या से संबंधित आंतरिक कारणों की भी जांच की जा सकती है। तो ये जो हैं ये क्या हैं? ये साक्षात्कार विधि के क्या हैं? उपयोग हैं, जिनको संक्षेप में यहाँ पे बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है धर्म परामर्श में क्या संबंध है, बताइए। धर्म और परामर्श में सहसंबंध बताना है। क्वेश्चन 18-20 में पूछा जा चुका है। देखिए, मांगे जाने पर किसी व्यक्ति को उचित परामर्श देना, अगर कोई हमसे कोई परामर्श मांग रहा है ना, तो उसको परामर्श देना अपने आप में एक धार्मिक काम है कि भाई वो अपनी प्रॉब्लम में फंस रहा था और आपने उसको सॉल्यूशन दे दिया तो आसानी से उसका काम हल हो गया। और यह व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी है।
प्रत्येक मानव को प्राप्त होने वाला जीवन कुछ ना कुछ लक्ष्यों से अवश्य जुड़ा रहता है। जो भी जीवन उसको प्राप्त होता है उसके कुछ ना कुछ लक्ष्य रहते हैं, जिसके कुछ अपने दृष्टिकोण होते हैं जो उसे सामाजिक कर्तव्यों से जोड़ने का काम करते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को कुछ उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता है। परिवार के प्रति उसके उत्तरदायित्व होते हैं, समाज के प्रति उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसको उसे निभाना होता है, जिसमें न केवल उनका परिवार सम्मिलित होता है वरन समाज के अन्य सदस्य भी, यानी कि समाज भी शामिल रहता है। यहाँ धर्म के विषय को ध्यान में रखा जाए तो स्पष्ट दिखाई देता है कि समस्त धर्मों की मूल भावना भी मनुष्य को सामाजिक बंधुत्व की भावना से जोड़ती है। यानी कि धर्मों की जो मूल भावना है, समस्त धर्म जो है वो मानव को एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनाने पर बल देते हैं, किंतु मनुष्य अपनी संकुचित सोच के कारण जातीय विद्वेष, छुआछूत, क्षेत्रीय भावना, ऊंच नीच के भेदभाव के कारण राष्ट्र हित की अनदेखी या उपेक्षा करता है। यानी कि मतलब जो समस्त धर्मों की मूल भावना है वो सिर्फ ये कहती है कि व्यक्ति एक अच्छा प्राणी, एक सामाजिक प्राणी बन पाए, जिसके अंदर भ्रातृत्व भाईचारे की भावना हो, समाज की उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे, अपने मूल कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करे, है ना, अपने अधिकारों को समझे। लेकिन मनुष्य अपनी छोटी सोच के कारण छुआछूत मनाता है। क्षेत्रीय भावना, वो हमारे क्षेत्र का थोड़ी है, उसको जाने दो, मरने दो। ऊंच नीच देखता है, वो नीची जाति का है, हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे, या उसके, है ना, उसके कारण राष्ट्र हित की अनदेखा करता है, अपेक्षा करता है। यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि मनुष्य आज छोटी सोच और व्यक्तिगत लोभ, खुद अपना, व्यक्ति सेल्फिश हो गया है, अपना मोह चाहता है, उसको अपनी सोच है, बस अपने बारे में सोचता है, वो उसको लालच, स्वार्थ के वशीभूत होकर सामाजिक, राष्ट्रीय और मानव हितों की अनदेखी कर रहा है। मानव का हित भूल करके सिर्फ अपना सोच रहा है। वह समाज के अन्य पहलुओं से स्वयं को अलग कर लेता है, जिस कारण राष्ट्रीय एकीकरण की भावना क्षीण हो जाती है। जब व्यक्ति अपना अपना सोचने लग जाएगा तो राष्ट्र हित के बारे में कौन सोचेगा? राष्ट्र का हित तब होगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। ऐसी स्थिति के पीछे मनुष्य का धर्म पर विश्वास का न होना होता है, यानी कि उसको धर्म पर विश्वास नहीं है कि धर्म कर्म क्या होता है। ये सबको पता है कि व्यक्ति भले ही कर्म को महत्व ना दे, किंतु धर्म का उसके जीवन पर प्रभाव बना ही रहता है, क्योंकि मानव कल्याण की भावना का स्थापत्य समाज का सर्वोपरि उद्देश्य होता है कि मानव कल्याण की भावना जो है बनी रहे, और इसी को देखते हुए परामर्श की प्रक्रिया जीवन एवं समाज दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अतः परामर्श जैसी प्रक्रिया को यदि धर्म के मूल तत्वों से जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपनी बुद्धि क्षमता का उपयोग राष्ट्र कल्याण के लिए कर सकता है। प्राचीन काल में भी गुरु शिष्यों और गुरु बालक के मध्य धर्म एवं परामर्श का प्रभाव देखने को मिलता था। गुरु शिष्यों को विपरीत, यानी कि मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, जहाँ स्वार्थ प्रभाव डालता हो परिस्थितियों में धर्म सम्मत यानी परामर्श देकर के व्यक्ति और समाज को पतित होने से बचाने का दायित्व निभाते थे। अतः धर्म और परामर्श आदिकाल से ही आपस में जुड़े चले आ रहे हैं। तो कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ से परामर्श के उद्देश्यों को हमें संक्षेप में बताना है। क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि परामर्श के उद्देश्य बहुत व्यापक हैं, अतः उन सबका वर्णन करना भी कठिन है। कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा जो परामर्श बताए गए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। रॉबर्ट्स के अकॉर्डिंग परामर्श के अलग उद्देश्य हैं और हार्डी के अकॉर्डिंग परामर्श के अलग उद्देश्य हैं। रॉबर्ट्स कहते हैं कि रॉबर्ट्स ने परामर्श के उद्देश्य क्या बताए हैं कि व्यक्ति को अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान की योजनाएं बनाने में सहायता देना। कोई व्यक्ति है, उसकी प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे वो सॉल्व करे, किस तरीके से उसको प्लान करना चाहिए, ये जो है उसको सामने वाला बताए जो परामर्श दाता है। व्यक्ति को खुद से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करना कि वो जो है कि अपने खुद से संबंधित जो उसके फैक्ट्स हैं उनको वो कैसे एक्सप्लेन करे। खुद को अपनी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में कार्य प्रारंभ करने में सहायता करना। व्यक्ति की शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में सहायता देना।
व्यक्ति को अपनी योजनाओं में आवश्यक फेरबदल करने में सहायता देना, कि वो अपनी जो भी उसका प्लान है, जो भी उसकी योजना है, उसमें वो कुछ जरूरी बदलाव कर सके। हार्डी के अकॉर्डिंग अलग है। हार्डी कहते हैं कि व्यक्ति को खुद के विकास से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता देना, कि वो अपना खुद का डेवलपमेंट कैसे कर सके। व्यक्ति को अपने समाज में उचित समझे जाने वाले ज्ञान, दृष्टिकोणों तथा कुशलताओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना ही परामर्श का उद्देश्य है। पारिवारिक जीवन, व्यवसाय एवं नागरिकता से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायता करना भी उद्देश्य उसका परामर्श का उद्देश्य है। फिर इसके बाद थट तथा गैरविच क्या कहते हैं, देखिए थट तथा गैर विरच ने परामर्श के उद्देश्यों को अत्यंत बहुत छोटा करके इन्होंने कह दिया है। परामर्श का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता देने के अवसर प्रदान करना है जिससे कि किसी प्रकार की सहायता के बिना समस्याओं का समाधान करने पर उनकी योग्यता का विकास हो जाए। और उसके बाद नेक्स्ट है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने परामर्श के उद्देश्यों को इस प्रकार बताया है। ये कहते हैं, परामर्श प्रार्थी द्वारा अपनी क्षमताओं, परामर्श प्रार्थी कौन है, जो परामर्श लेने आया है, उसको अपनी क्षमताओं, अभिप्रेरकों और आत्म दृष्टिकोणों की यथार्थ स्वीकृति कराना परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श प्रार्थी के द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक परिवेश के साथ तर्कसंगत सामंजस्य की प्राप्ति कराना भी परामर्श का उद्देश्य है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की समाज के द्वारा स्वीकृति तथा समुदाय, रोजगार एवं वैवाहिक संबंधी के क्षेत्र में उनका निहितार्थ हो सके, उनका भला हो सके, इस क्षेत्र में परामर्श जो है परामर्श का उद्देश्य होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन है, परामर्श के उद्देश्य क्या होते हैं, 2023 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो यह भी हमारा 2023 का क्वेश्चन है, कानपुर में पूछा गया है, हो सकता है इस बार लखनऊ में पूछ ले। विद्यालय की निर्देशन संगठन सेवा का क्या अर्थ होता है। निर्देशन संगठन सेवा जो होती है जिसके माध्यम से बालकों को गाइड किया जाता है, ये जो पूरा संगठन तैयार किया जाता है, संगठन बना करके सेवा दी जाती है, ठीक है, उसी का नाम दिया गया है निर्देशन संगठन सेवा। इसमें क्या, अच्छा अगर आप कानपुर से देख रहे हैं, हालांकि जो लखनऊ वाले हैं बच्चे हैं इनका तो एग्जाम कल ख़त्म ही हो जाएगा 8 जनवरी को। कानपुर वाले बच्चे ध्यान दें कि यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपके पास लास्ट मौका है, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आपके हैं, ओके। एंड आप कम शब्दों में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट से, अगर अभी भी आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, 9628182649, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नोट्स ले लीजिए और ताकि आप अच्छा कर पाएँ, ओके। कंप्लीट नोट्स आप तक पहुँचाए जाते हैं। विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन की बहुत आवश्यकता है। निर्देशन कार्य को विद्यालयों में सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह भी आवश्यक है कि यह संगठित तथा व्यवस्थित रूप में हो। कैसा हो, एक तो संगठित हो, व्यवस्थित हो। छात्र विद्यालय में जिन कठिनाइयों एवं समस्याओं का अनुभव करता है उसकी शैक्षिक प्रगति में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में वो प्रगति कर पाए, उसमें आंतरिक और बाहरी बाधाएं प्रभावित करती हैं। उनके समुचित निराकरण के लिए निर्देशन सेवाओं का आयोजन विद्यालयों में किया जाना चाहिए। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों का मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, संवेगात्मक, भावात्मक हर तरीके का विकास हो। और ये उद्देश्य निर्देशन सेवाओं की समुचित व्यवस्था के बिना नहीं किया जा सकता। जब तक जो हमारी निर्देशन सेवाएं हैं, जो गाइडेंस सर्विसेज हैं, वो ठीक तरीके से व्यवस्थित नहीं होंगी, संगठित नहीं होंगी, टिल देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। निर्देशन कार्यविधि का संगठन, निर्देशन का जो भी काम है, जिस भी तरीके से काम किया जाएगा उसका संगठन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इसमें विद्यालय के सभी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त हो सके। निर्देशन सेवा संगठन की सफलता और असफलता इससे संबंधित कर्मचारियों पर निर्भर करती है कि उससे संबंधित जो भी कर्मचारी हैं वो यदि पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर के हर काम को व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो फिर निर्देशन सेवा संगठन सफल हो जाएगा, अन्यथा असफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। निर्देशन विद्यालय के प्रत्येक क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे विद्यालय के सामान्य जीवन से अलग किया जा सके। अतः
विद्यालय की संगठित सेवा होनी चाहिए, जिसमें पूरा विद्यालय, सभी कर्मचारी शामिल हों तथा विद्यालय के प्रत्येक व्यक्ति को इसे एकता की शक्ति भी समझना चाहिए। ठीक है, तो ये है विद्यालय की निर्देशन संगठन सेवा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक निर्देशन की क्या विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन आपका 2023 का है। देखिए, शैक्षिक निर्देशन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 तो शैक्षिक निर्देशन छात्रों द्वारा नए विद्यालयों में प्रवेश करते समय आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और छात्रों को, अच्छा पहले ही आपको बताया है कि शैक्षिक निर्देशन क्या होता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित दिया जाने वाला गाइडेंस शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। जब बालक मान लीजिए स्कूल में एडमिशन ले रहा है, प्रवेश ले रहा है, उस समय उसको बाधाएं होती हैं, कठिनाइयां आती हैं उसके लिए। विद्यालय नया है, स्कूल नया, मतलब विद्यालय नया है, टीचर्स नए हैं, प्रिंसिपल नए हैं, वहाँ का हर कर्मचारी, हर बालक नया है, वहाँ का एटमॉस्फेयर नया है, तो उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए छात्रों को शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण चुनने में सहायता करना शैक्षिक निर्देशन का काम है। शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त करने और शैक्षिक कार्यक्रम को विचारपूर्ण ढंग से नियोजित करने में सहायता देता है। शैक्षिक निर्देशन का संबंध उन सभी समस्याओं से है जिनका अनुभव बालक शैक्षिक परिवेश में अपने समायोजन में करता है। शैक्षिक निर्देशन का संबंध विद्यालय और विद्यालय संबंधी सभी क्रियाओं से होता है। शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थियों को उनके विषय में चयन करने में सहायक है कि बालक कौन सा सब्जेक्ट ले जिसमें वो अच्छा कर पाए, उसका फ्यूचर अच्छा हो। शैक्षिक निर्देशन उचित कार्यक्रमों के कारण एवं उसमें प्रगति करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये काम है, ये विशेषताएं होती हैं शैक्षिक निर्देशन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा और भी इसके पॉइंट हैं। शैक्षिक निर्देशन का संबंध विद्यालय और विद्यालय से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं से होता है। शैक्षिक निर्देशन बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है। शैक्षिक निर्देशन शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर छात्रों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं, जैसे उनको विषय, सब्जेक्ट या पाठ्यक्रम को चुनने में बाधाएं आती हैं, इन कठिनाइयों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। कौन? शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हालांकि शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत हम आपको जो मैराथन क्लास कराई थी 2.5 घंटे की, उसमें भी कराया है और भी क्वेश्चंस में कराया है। इसको फिर एक बार रिवाइज करते हैं। शैक्षिक निर्देशन के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्या होते हैं इसके सिद्धांत? देखिए, समझिए। शैक्षिक निर्देशन के जो सिद्धांत है, जिसमें पहला सिद्धांत हमारा क्या है? निर्देशन सभी छात्रों को उपलब्ध होना चाहिए। गाइडेंस ऐसा नहीं कि कुछ ही छात्रों को दिया जाए, जितने भी छात्र हैं आपके, उन सभी को निर्देशन सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, उन सभी को गाइडेंस देना चाहिए। शैक्षिक निर्देशन द्वारा सभी छात्रों को समुचित सहायता दी जानी चाहिए। निर्देशन सेवाएं केवल कुछ गिने चुने छात्रों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो निर्देशन का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाएगा। जिस विद्यालय में निर्देशन यानी गाइडेंस देने का काम चल रहा है, वहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बालक निर्देशन सहायता प्राप्त किए जाने से वंचित ना रह जाए। अगला है प्रमापीकृत परीक्षाओं का प्रयोग होना चाहिए। विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश प्रमापीकृत परीक्षाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसी परीक्षाओं से ये पता चल जाता है कि छात्र किस पाठ्यक्रम में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेगा। प्रमापीकृत परीक्षाएं समय समय पर होनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति निर्देशन द्वारा की जा सकती है। समस्या का समाधान प्रारंभ में ही हो जाना चाहिए। अच्छा यही होता है कि चिकित्सा प्रारंभ में ही कर ली जाए। भाई, कोई भी आपको समस्या है, कोई भी बाधा है, अगर शुरुआत में उसको सॉल्यूशन हो जाए तो दैट इज टू मच बेटर। इससे रोग बढ़कर भयानक नहीं हो पाता है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी छात्र की समस्या का समाधान शुरुआत में ही हो जाए, निर्देशन के माध्यम से हो जाए, तो उसकी समस्या बड़ी नहीं हो पाती है, गंभीर रूप नहीं ले पाती है। उचित एवं संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जानी चाहिए। शैक्षिक या व्यावसायिक निर्देशन उस समय तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि विशेष निर्देशन देना है उसके विषय में पर्याप्त मात्रा में उचित संबंधित सूचनाएं एकत्रित न कर ली जाए। इसलिए निर्देशन का कार्य प्रारंभ करने से पहले विद्यार्थी या व्यक्ति के विषय में संबंधित सभी सूचनाएं एकत्रित की जानी चाहिए। अर्थात उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, ज्ञान अर्जन लब्धि कितनी है, रुचियों के क्षेत्र, किस क्षेत्र में वो रुचि रखता है, ठीक है, इन सब चीज़ों की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अनुगामी अध्ययन होना चाहिए। इसका मतलब ये है
इस बात की जांच करने के लिए कि निर्देशन किस सीमा तक सफल हो रहा है, अनुगामी अध्ययन अति आवश्यक है। निर्देशन की सफलता या असफलता निर्देशन दिए गए छात्र या व्यक्ति की सफलता या असफलता पर निर्भर करती है। इसलिए इस बात का भी अध्ययन आवश्यक है कि छात्र या व्यक्ति ने कहाँ तक सफलता प्राप्त की है और उसकी असफलता अगर हुई है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, जिससे कि उसका समुचित उपचार भी किया जाना पॉसिबल हो सके। तो ये जो है शैक्षिक निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत थे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है व्यावसायिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। देखिए व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है। व्यावसायिक निर्देशन वो होता है व्यवसाय से संबंधित जो निर्देशन दिया जाता है उसे हम व्यावसायिक निर्देशन कहते हैं। आप किसी भी व्यवसाय को चुनना चाह रहे हैं या उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे संबंधित जो गाइडेंस आपको दिया जाता है, इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। देखिए पहले तो समझ लेते हैं संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य और व्यवसाय हैं। इतनी अधिकता व्यवसाय की हो गई है कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। सभी प्रकार के व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकते। सभी कार्य और व्यवसायों से संबंधित योग्यताएं हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। किसी विषय या व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में कुछ जन्मजात गुणों का होना परम आवश्यक है। व्यक्ति के इन जन्मजात गुणों के कारण कोई व्यक्ति एक सफल डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, प्रशासक, सैनिक ये सब चीज़ें बनता है क्योंकि उसके अंदर कुछ जन्मजात गुण होते हैं। व्यक्ति में निहित गुणों, योग्यताओं, रुचियों और क्षमताओं के अकॉर्डिंग जब व्यक्ति कोई विषय चुनता है तो उसे संपूर्ण सफलता प्राप्त होती है। व्यक्ति में निहित इन गुणों के अकॉर्डिंग किसी विषय का चुनाव करने में सहायता देने के कार्य को व्यावसायिक संगठन कहा जाता है। व्यावसायिक निर्देशन का सबसे पहले प्रयोग सन 1908 में फ्रैंक पार्सन नामक व्यक्ति ने अपनी रिपोर्ट में किया था। इसकी परिभाषाएं हैं। परिभाषा मॉयर्स के अकॉर्डिंग कहा गया है व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ निश्चित कार्यों को स्वयं करने में सहायता देने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। क्रो एंड क्रो कहते हैं व्यावसायिक निर्देशन की व्याख्या साधारणतः उस सहायता के रूप में की जाती है जो छात्रों को किसी व्यवसाय को चुनने, उसके लिए तैयारी करने और उसमें उन्नति करने के लिए दी जाती है। रॉबर्ट्स की जो डेफिनेशन है व्यावसायिक निर्देशन का संबंध उन समस्याओं और विधियों से है जो किसी व्यवसाय को चुनने और उसमें समायोजित होने में समाहित हैं। आगे बढ़ेंगे, ये सब परिभाषाएं हैं, यहाँ से जानेंगे इसका आवश्यकता और महत्व। व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता और महत्व। वर्तमान युग में जो हमारा गाइडेंस वोकेशनल गाइडेंस है इसकी अत्यंत आवश्यकता है। जैसे जैसे बौद्धिक प्रगति के कारण नए नए व्यवसायों की खोज निरंतर होती जा रही है, वैसे वैसे व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता में अधिक बढ़ोतरी होती जा रही है। विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यावसायिक निर्देशन की निम्नलिखित कारणों से आवश्यकता है। किन कारणों से आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि व्यवसायों की जटिलता बहुत अधिक है ना। तो हर व्यक्ति हर व्यवसाय को कर नहीं सकता, इसलिए जो है यदि उसको सही गाइडेंस मिल जाता है तो वो व्यवसाय को कर सकता है। आर्थिक और सामाजिक दशाओं में परिवर्तन के कारण पहले लोग क्या थे कि अपने खानदानी व्यवसायों को ही अपना लेते थे जो उनके पिताजी कर रहे हैं, दादाजी कर रहे हैं। अब परिस्थितियां बदल गई हैं, नए नए उद्योग धंधों की स्थापना और जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। आर्थिक और सामाजिक दशाओं में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए ये निर्णय करना कठिन हो जाता है कि कौन सा व्यवसाय भविष्य में उसके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, है ना। व्यावसायिक निर्देशन की सहायता से इस समस्या को सरलतापूर्वक हल किया जा सकता है। व्यावसायिक निर्देशन व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोणों से आवश्यक है। देखिए व्यावसायिक निर्देशन के बिना व्यक्ति ऐसे व्यवसायों का चुनाव भी कर सकता है जिससे कि व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों का पतन हो सकता है यदि उसको सही कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो जो व्यवसाय व्यक्ति की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुकूल नहीं होता है वो उसे सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता, वो उसको पतन की ओर ले जाता है, वो उसे निराशा की ओर ले जाता है। वहीं पर जो व्यवसाय व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से, इंटरेस्ट किसमें है, अपनी योग्यता के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से, है ना, सही समय के अकॉर्डिंग अपनाता है, वो उसको सेटिस्फैक्शन देता है, वो उसको जो है कि अनुकूल उसके होता है। युवकों में अनुशासन के दृष्टिकोण से भी युवकों को उनकी रुचि और योग्यता के अकॉर्डिंग व्यवसाय न मिलने की वजह से उनका काम में मन नहीं लगता, अपने व्यवसाय से संतुष्ट नहीं मिलने के कारण उनमें निराशा, उदासीनता, आक्रामकता की भावना पैदा हो जाती है, जिसके कारण वे
हड़ताल, तोड़फोड़, तालाबंदी ये सब चीज़ें अपना लेते हैं। युवकों में इस अनुशासनहीनता की समस्या को हल करने के लिए व्यावसायिक निर्देशन अत्यंत जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आवश्यकता है। कई सारे ऐसे व्यवसाय होते हैं कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, तो यदि उन्हें सही किस व्यवसाय का आपके हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी जानकारी दी जानी चाहिए। व्यवसायों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, व्यक्ति कौन सा व्यवसाय चुने, ठीक है, जो कि उसकी योग्यता, क्षमता और हर तरीके से उसके लिए अनुकूल हो। व्यवसायिक निर्देशन व्यक्ति के आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। व्यवसाय प्राप्त करने में सहयोग के दृष्टिकोण से कि व्यक्ति जो है अपना सही व्यवसाय चुन सके। मानव शक्तियों के प्रयोग के दृष्टिकोण से व्यावसायिक निर्देशन बिना मानव शक्तियों की खोज संभव नहीं है। प्रत्येक समाज में अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें एक या एक से अधिक अभूतपूर्व शक्तियां समाहित हैं। इस प्रकार की शक्तियों वाले व्यक्ति समाज की प्रगति की राह पर, समाज को प्रगति की राह पर ले जाने का काम करते हैं। व्यावसायिक निर्देशन इस प्रकार की शक्तियों वाले व्यक्तियों की खोज करता है और साथ ही मानव शक्तियों की अधिकतम प्रयोग, शक्तियों को अधिकतम जो है शक्तियों के अधिकतम प्रयोग की योग्यता भी प्रदान करता है कि वो अपनी शक्तियों को अधिक से अधिक प्रयोग कैसे कर सके। तो ठीक है, अगला है व्यक्ति के निजी जीवन की सफलता एवं संतोष की दृष्टि से। यदि व्यक्ति का विकास समुचित रूप से होता है और उसे अपनी रुचि और क्षमता के अकॉर्डिंग व्यवसाय चयन करने में सफलता होती है तो उसे सर्वांगीण विकास प्राप्त करने और सुखी जीवन व्यतीत करने में सफलता मिलती है। इस कारण वो समाज का एक अच्छा सदस्य बन जाता है। जीवन में जितने अधिक व्यक्ति इस प्रकार सामंजस्य प्राप्त करते हैं, समाज की आर्थिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि उसी अनुपात में बढ़ती चली जाती है। मानव शक्ति का सही उपयोग हो सके, सही विकास हो सके, इसके लिए व्यावसायिक निर्देशन जरूरी है। छात्रों के भावी जीवन में स्थिरता आए, ठीक है, वो फ्यूचर में स्टेबल हो सकें और सेट हो जाएं, तो उसके लिए व्यावसायिक निर्देशन परम आवश्यक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें ये पूछ रहा था व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है और इसकी आवश्यकता, महत्व तो हमने समझ लिया। सिर्फ हेडिंग याद रखिए, उसके अंतर्गत तो आप लिख ही लेंगे थोड़ा बहुत पढ़ के। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन के स्वरूप और कार्यों का वर्णन कीजिए। 18-19 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन के स्वरूप। एक तो पूर्व माध्यमिक स्तर पर, जहाँ पे शैक्षिक निर्देशन किस तरीके का होना चाहिए, कक्षा 7 तक, उसकी बात हो रही है। एक तो तथ्यों को एकत्रित करना, विद्यालय कार्यक्रम से छात्रों को परिचित कराना, जो भी कार्यक्रम विद्यालय में हो रहे हैं, विद्यालय के पाठ्यक्रम से छात्रों को परिचित कराना, किस प्रकार का सिलेबस है, कितना आपको पढ़ना है, विद्यालय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का परिचय देना कि विद्यालय से आपको कौन कौन सी सर्विसेज दी जा रही हैं, अध्ययन की आदतों के बारे में छात्रों की जानकारी बढ़ाना, छात्रों को सामाजिक समायोजन के बारे में ज्ञान देना कि किस तरीके से आप समाज में समायोजन कर सकते हैं, नए छात्रों के अभिभावकों को विद्यालय और निर्देशन के बारे में जानकारी देना, विद्यालय में संचित अभिलेख पत्र पद्धति का निर्माण करना, 2 सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का आयोजन करना, शाब्दिक और अशाब्दिक, धीमी अथवा कम प्रगति करने वाले छात्रों की पहचान करना, कौन बालक है जो धीमे सीखता है, एवरेज बच्चा है, मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, पिछड़े छात्रों के लाभ के लिए औपचारिक कार्यक्रम का आयोजन करना, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए समृद्ध कार्यक्रम बनाना, सीखने के वातावरण को बढ़ावा देना, विशेष समस्या के लिए परामर्शदाता की राय लेना। तो ये कक्षा 7 तक जो है इस तरीके का निर्देशन बच्चों को दिया जा सकता है। कक्षा 8 तक की अगर बात करें तो नए छात्रों और अभिभावकों की विद्यालय के संबंध में जानकारी बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाने चाहिए। छात्रों के स्वयं को जानने के कार्यक्रम चलाना चाहिए, छात्र अपने आप को जान पाए, छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताओं आदि जानने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का आयोजन करना चाहिए। विषयों के चुनाव के बारे में जानकारी देना, किस विषय को चुनकर आप क्या कर पाएंगे, विभिन्न व्यवसायों के बारे में जानकारी देना, पिछड़े हुए छात्रों की पहचान करके उनके लिए औपचारिक कार्य का प्रबंध करना, प्रतिभावान छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रबंध करना, छात्रों की अभिवृत्तियों के विकास हेतु उनका निर्देशन करना, समस्या को देखकर परामर्शदाता अथवा विशेषज्ञों के पास छात्रों को भेजना और सम्मेलनों का आयोजन करना। ये जो शैक्षिक निर्देशन है वो आप कक्षा 8 तक के बच्चों को दे सकते हैं। फिर आते हैं हम माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं वो किस उम्र के होते हैं? माध्यमिक स्तर पर बच्चा कक्षा
10 तक का होता है। यहाँ पे क्या है, कक्षा 8 के समान कार्यक्रम आप लागू कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो विषय बदलना चाहते हैं, निर्देशन का प्रबंध होना चाहिए कि अगर सब्जेक्ट वो बदलना चाह रहा है, क्यों बदलना चाह रहा है, और जो सब्जेक्ट वो लेना चाह रहा है क्या उससे उसको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। छात्रों को पुस्तकालय प्रयोग में विशेष जानकारी देना, कैसे आप लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। यौन निर्देशन संबंधी कार्यक्रम बनाना जिसके द्वारा भावात्मक नियंत्रण, आत्मसंयम, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल भी की जा सके। आगे बढ़ेंगे तो उच्च माध्यमिक स्तर की बात करेंगे जिसमें कक्षा 12 तक के छात्र आते हैं। देखिए, कक्षा 12 तक की अगर बात करें तो छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, व्यक्तित्व के बारे में तथ्य इकट्ठा आपको करना चाहिए, जो भी परामर्श देने का काम कर रहा है, निर्देशन देने का काम कर रहा है। छात्रों को स्वयं को पहचानने के कार्यक्रमों का विशेष आयोजन होना चाहिए। विभिन्न कॉलेजों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में विशेष जानकारी देना, विभिन्न व्यवसायों के बारे में छात्रों को जानकारी देना, विभिन्न व्यवसाय चुनिए, इस प्रकार की सूचना देने वाली सामग्री की प्राप्ति के स्रोतों के बारे में छात्रों की जानकारी बढ़ाना, सम्मेलनों का आयोजन करना तथा विभिन्न व्यवसायों के संबंध में छात्रों को निम्नलिखित बातों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों को शैक्षिक निर्देशन दिया जा सकता है। ये हम शैक्षिक निर्देशन के स्वरूप पढ़ रहे थे। कक्षा पूर्व माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर किस तरीके से हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमको मिलेगा, शैक्षिक निर्देशन का प्रॉपर अर्थ और परिभाषा समझानी है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, शैक्षिक निर्देशन आप समझ चुके हैं, शिक्षा से संबंधित जो निर्देशन होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय और अवरोधन बहुत होता है, परीक्षा में असफल रहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, विभिन्न रुचियों, प्रतिभाओं और क्षमताओं को धारण करने वाले विद्यार्थियों का योग्य विकास नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, विद्यालय और जीवन में सामंजस्य प्राप्त करने में विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में शैक्षिक निर्देशन का महत्व बढ़ता जा रहा है। अधिकतर शैक्षिक निर्देशन का अर्थ निर्देशन के रूप में शिक्षा से लगाया जाता है कि निर्देशन के रूप में शिक्षा दी जाए, लेकिन ये उचित नहीं है। वास्तव में शैक्षिक निर्देशन का संबंध मुख्य रूप से शिक्षा की इस प्रकार की समस्या से है जिन्हें छात्र अपने व्यावसायिक तैयारी के सिलसिले में विभिन्न विषयों के अध्ययन में महसूस करते हैं। और कई विद्वानों ने शैक्षिक निर्देशन को व्यापक रूप में भी माना है। ओके, आगे बढ़ेंगे। देखिए, ब्रेबर महोदय ने तो निर्देशन का इतना व्यापक अर्थ लिया है कि शिक्षा और शैक्षिक निर्देशन में अंतर करना कठिन हो जाता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अपनाए गए निर्देशन के कार्यक्रम को ही शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। ब्रेवर के अकॉर्डिंग कहा गया है, शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा व्यक्ति के मानसिक विकास में सहायता देने के लिए सचेत प्रयास के रूप में दी जा सकती है। कोई भी बात जिसका संबंध सीखने या शिक्षा से हो उसको शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है। ट्रैक्सलर कहते हैं, शैक्षिक निर्देशन का संबंध स्कूल के प्रत्येक पहलू से है, जैसे कि पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम के निरीक्षण, अनुशासन विधियां, उपस्थिति, योजनाबद्धता। ठीक है, ये सभी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। समस्याएं हैं, पाठ्य अतिरिक्त क्रियाएं हैं। ओके, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। नंबर 1 तो विद्यालय में बालक उचित समायोजन के लिए, आगामी शिक्षा से संबंधित जानकारी के लिए, जो आने वाली इसकी शिक्षा है उससे संबंधित उसको जानकारी मिल जाती है। पिछड़े बालकों और प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए शैक्षिक निर्देशन जरूरी है। नौकरियों के अवसरों की जानकारी के लिए कि किस सब्जेक्ट से कौन सी नौकरी मिल रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पाठ्य विषयों का चुनाव करने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। बाल अपराधियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण शैक्षिक निर्देशन जरूरी है। विद्यालय व्यवस्था, शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से शैक्षिक निर्देशन जरूरी है। विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो, इसके लिए शैक्षिक निर्देशन परम आवश्यक है। विद्यालय व्यवस्था, शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम में परिवर्तन के कारण शैक्षिक निर्देशन आवश्यक है। विद्यार्थियों की स्कूल और कॉलेजों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन जरूरी है। हम सभी की
देखिए कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते, है ना, उनमें अनेक प्रकार की शारीरिक मानसिक भावात्मक भिन्नताएं पाई जाती हैं। उनको उचित पाठ्यक्रम चुनने में सहायता देने के लिए व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक निर्देशन देना जरूरी है। पाठ्य सहायक क्रियाओं को संगठित करने के लिए अपव्यय और अवरोधन, जो बालक बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं, शिक्षा उनकी वहीं से अवरुद्ध हो जाती है, उसके लिए शैक्षिक निर्देशन परम आवश्यक है। तो ये हमने समझ लिया कि जो है शैक्षिक निर्देशन की जरूरत क्यों पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत, नंबर 1 तो निर्देशन सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक ऐसा नहीं कि कोई बालक छूट जाए, वंचित रह जाए। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन में कभी भी आप चाहे किसी भी उम्र में हो, निर्देशन कभी नहीं रुकता। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित किया जाता है। समाज व्यक्तियों से बनता है, अतः व्यक्तियों को कुशलता एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए उसे महत्व प्रदान करना आवश्यक है। यदि आप उसे इम्पोर्टेंस देंगे तभी उसकी प्रतिष्ठा स्थापित हो पाएगी। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समानता प्रदान करने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर होने चाहिए ताकि उनका पूर्ण रूप से विकास हो सके। निर्देशन का लक्ष्य भी यही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता और उसकी शक्तियों का पूर्ण रूप से विकास करके उनका अधिकतम विकास करना चाहिए। इस प्रकार निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को अवसरों की समानता देकर उसे प्रतिष्ठा प्रदान करना भी निर्देशन का सिद्धांत है। निर्देशन आंकड़ों के विश्लेषण पर निर्भर है। जिस प्रकार के आंकड़े हों, जिस प्रकार की जानकारी आपके पास हो, उसी हिसाब से आप निर्देशन दें। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख करके ही निर्देशन दिया जाना चाहिए। निर्देशन प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा हो, किसी अजनबी या जो है नए व्यक्ति के द्वारा ना हो। ठीक है, जो वेल ट्रेंड हो वही गाइडेंस देने का काम करे, जिसके पास पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो हर क्षेत्र से संबंधित। विभिन्न कार्यकर्ताओं की भूमिका में समन्वय स्थापित करना, यानी कि अलग अलग प्रकार जो कार्यकर्ता हैं आपके निर्देशन में, वो जब संगठित होकर के काम करेंगे देन इट विल बी गुड। आचार संहिता को ध्यान में रखें। आपका निर्देशन लचीला होना चाहिए जिसमें समय आने पर हम कुछ बदलाव कर सकें। यह और जो निर्देशन है वह एक शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग भी होता है। तो ये हम समझ रहे थे निर्देशन के आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा और भी आपको हम 20 क्वेश्चंस लगभग और करा दें ताकि आपका जो कल का पेपर है 8 जनवरी का लखनऊ यूनिवर्सिटी का, वो बहुत अच्छा हो पाए। ओके, एंड जो कानपुर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं इनका एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने को है। यदि आपने अभी तक पेड कंटेंट नहीं लिया है तो फटाफट से आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, जिससे आप कम समय में बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।